हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 का सैम्पल पेपर 2023-24 के सेशन के लिए। सब्जेक्ट है होम साइंस। इस वीडियो में हम पूरे पेपर को समझेंगे कि आपका जो होम साइंस का पेपर है वो कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे अटेम्प्ट करने रहेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है या फिर सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको जो है ये सैम्पल पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैम्पल पेपर की आंसर की डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट पे से डाउनलोड कर सकते हो cclchapter.com। इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जिनको डाउनलोड करने में दिक्कत आती है या ढूंढने में दिक्कत आती है इस वेबसाइट पर, लास्ट में मैं बता दूंगा कहाँ पर आपको सैम्पल पेपर मिलेगा, कहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। देखो यहाँ पर जो है ना, आपका जो होम साइंस का पेपर है वो होगा 2.5 घंटे का। 60 नंबर का आपका पेपर आएगा और इसमें जो है लगभग 15 तो आपके रहेंगे MCQ। 15 MCQ आएंगे, बाकी जो है बड़े क्वेश्चन आएंगे, यानी 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, वैसे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, टोटली हमको बता रहे हैं 30% होंगे पेपर के अंदर। चलो अब देखते हैं, पहले जो है MCQ का सेक्शन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गृह विज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा है? खाद्य और पोषण, भूगर्भ शास्त्र, वस्त्र और परिधान, मानव विकास। तो इनमें से कौन सा है वो है, मतलब कौन सा क्षेत्र नहीं है, वो है भूगर्भ शास्त्र। यानी इंग्लिश में भी कर लेते हैं। देखो दोनों मीडियम में कराऊंगा मैं, ताकि आप में से कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम लेके बैठा है होम साइंस, कोई हिंदी मीडियम का है, तो किसी को दिक्कत ना हो। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फील्ड ऑफ होम साइंस? होम साइंस का इनमें से कौन सा फील्ड नहीं है? फूड न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट और जियोलॉजी। तो कौन सा नहीं है? जियोलॉजी। जियोलॉजी में अलग चीज़ें हम स्टडी आउट करते हैं ना, होम साइंस में हम नॉर्मल चीज़ें स्टडी करते हैं अपने होम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं, इनमें से ऊर्जा किससे मिलती है हमको? खनिज और विटामिन से, खनिज और प्रोटीन, विटामिन और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट, वो कौन से होते हैं? मिनरल या विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन, विटामिन एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये दो चीज़ें हैं, द ऑप्शन डी ऑप्शन रहेगा हमारा जो कि सही है, यानी कि ये हमको एनर्जी देते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो इन्होंने जो है ना यहाँ पे मिस्टेक क्या करी वो बता देता हूँ आपको, कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसे क्वेश्चन अगर दे दे आपको, यहाँ पे विटामिन है, मिनरल्स है, इनकी तो उम्मीदें मत करना कि आपको एनर्जी देंगे। एनर्जी के लिए 3 ही चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, अब ये जो 3 चीज़ें हैं मेजरली, यहाँ पे जो है प्रोटीन के साथ मिनरल डाल दिए, विटामिन डाल दिया फैट के साथ में, लेकिन यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे थे, तो इसीलिए हो सकता है यहाँ पे प्रोटीन एंड फैट वाला ऑप्शन दे दे, ये वाले को हटा दे। तो ऐसी चीज़ें ये कर सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसके लिए आपको आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। कपास के रेशों की लंबाई होती है, जो कपास के रेशे हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? 1 इंच से 3 इंच, आधे इंच से 2.5 इंच, 1 से 2 इंच और 1 इंच से 4 इंच। द लेंथ ऑफ कॉटन फाइबर, जो कॉटन का फाइबर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? वो होती है आधे इंच से लेके 2.5 इंच के बीच में। बी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। इन रेशों में से कौन सा जानता प्रोटीन रेशा है? यानी कि अमंग दीज फाइबर विच वन इज एनिमल प्रोटीन फाइबर? एनिमल प्रोटीन फाइबर यानी कि एनिमल से जो मिलते हैं हमको, जंतुओं से मिलते हैं, तो इनमें से वो कौन सा रेशा है? कपास। कपास कहाँ से उगता है? देखो आपको डाउट, आपके जो कंसेप्ट है ना, जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी MCQ अटैम्प्ट करने में। कपास कहाँ से मिलता है? पेड़ से। नायलॉन कहाँ से मिलता है? पेड़ से। रेयन कहाँ से मिलता है? पेड़ से। लेकिन रेशम कहाँ से मिलता है? एक कीड़े से, एनिमल से मिलता है, और वो जो है सिल्क कहते हैं इंग्लिश में उसको। तो ये जो है हमारा सही आंसर है, जो कि हमें जानता प्रोटीन यानी कि जंतुओं से मिलता है, एनिमल प्रोटीन फाइबर है ये एक। ठीक है, बाकी सब हमको पेड़ पौधों से मिलते हैं, खेती करी जाती है इन चीज़ों की। कौन सा कचरा जैविक कचरे में नहीं आता? देखो कचरे अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ गल सड़ जाते हैं, कुछ गलते सड़ते नहीं हैं। अब ये पूछ रहे हैं हमसे, विच वेस्ट इज नॉट नॉट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो गल सड़ जाए, इनमें से वो कौन सा वेस्ट नहीं है? वो नहीं पूछ रहे कौन सा गल सड़ जाएगा, कौन सा नहीं है वो पूछ रहे हैं। सब्जी का छिलका मिट्टी में डालो गल जाएगा, कागज गल जाएगा, टूटे शीशे के टुकड़े, शीशा जो होता है ना, जो ग्लास होता है उसके बोल रही है,
खराब खाना। तो देखो ये तीनों चीज़ें हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, लेकिन ये सी ऑप्शन हमारा है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ब्रोकन ग्लास पीसीज, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो सदियों तक पड़ी रहेंगी और कुछ नहीं बिगड़ने वाला इनका। कौन सा संसाधन मानव संसाधन नहीं है इनमें से? समय, धन, ज्ञान, क्षमता। विच रिसोर्स इज नॉट अ ह्यूमन रिसोर्स, इनमें से ह्यूमन रिसोर्स कौन सा नहीं है? टाइम, मनी, नॉलेज, एबिलिटी। तो कौन सा है वो है मनी, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है वो चीज़, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें ह्यूमन से रिलेट कर रही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है देखो एमसीक्यू टाइप में मान लो ये भी, क्योंकि कई बार बहुत बार ये देखने को मिलता है हमको, क्योंकि क्या करते हैं लोग एमसीक्यू और जो वन वर्ड के आंसर होते हैं इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू डाल देंगे या एमसीक्यू को ऐसा करके बना देंगे। तो ये चीज़ें, ये हरकतें ये ज़रूर करते हैं। इन चीज़ों में आप कन्फ्यूज मत होना। तो एक एक नंबर के 16 क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनकी मर्जी रहेगी कि शुरुआत में जैसे इन्होंने 6 एमसीक्यू दे दिए, 3 क्वेश्चन नॉर्मल वन वर्ड के दे दिए, बाकी फिल इन द ब्लैंक दे दिए, वो उनके हिसाब से चलता है। ऊपर नीचे भी कर देते हैं फाइनल एग्जाम में एक आध क्वेश्चन, तो चलता है इतना, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे वन वर्ड वाले क्वेश्चन हैं। पहला 7वां क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नए उत्पाद बनाने के लिए अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया का नाम बताना है, उसको कहते हैं पुनः चक्रण। क्या कहते हैं? पुनः चक्रण, ठीक है, चक्रण। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, द प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक न्यू प्रोडक्ट। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिसाइकल। क्या कहते हैं? रिसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? उसको जानते हैं हम थायमीन के नाम से, थायमीन, ठीक है। इसको इंग्लिश में देखते हैं, विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज। तो इंग्लिश में भी क्या कहेंगे? इसको थायमीन ही कहेंगे, THIAMINE, थायमीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आसान सा शब्द है ना। तो ये जो डिसीज है किसकी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है? प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं 3। ये जो है अब की बार पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इनको अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। देखो इडली ढोकला फिल इन द ब्लैंक विधि से बनाया जाता है। तो इडली ढोकला किससे बनाया जाता है? इडली ढोकला इज प्रिपेयर बाय फिल इन द ब्लैंक मेथड। तो कौन सी विधि से बनाते हैं? भाप से पकाने वाली विधि से, यानी कि इडली ढोकला भाप से पकाना विधि से बनाया जाता है। या फिर यहाँ पे कह लो इंग्लिश में स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग नहीं, स्टीमिंग, यानी कि भाप, स्टीम होती है ना, स्टीम, वो स्टीम वाली स्टीमिंग है, ठीक है। हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग खालिस्तान कचरे के लिए किया जाता है। ग्रीन बीन्स आर यूज फॉर फिल इन द ब्लैंक वेस्ट। देखो वेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ये जो हरे रंग का कूड़ेदान होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में कहते हैं जैविकीय जो कचरा है उसके लिए किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक कृमि की सहायता से की गई कंपोस्टिंग को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो किसकी? लाल कृमि की सहायता से, लाल, ठीक है। इंग्लिश में क्या रहेगा? रेड आ जाएगा। द टाइप ऑफ कंपोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म, ये कीड़ा है एक टाइप का, तो उसका जो कलर बताना हमको, मतलब कौन से टाइप का कीड़ा है वो, आर कोल्ड द वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको गलती नहीं करनी, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आपके सभी सब्जेक्ट में आने वाला है। सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर देखोगे सभी में मिलेंगे आपको, फाइनल पेपर में भी आएगा ये, तो ध्यान रखना 3 नंबर का आएगा आपका इसमें। अब देखो इसमें क्या दिया जाता है, हमको 2 चीज़ें दी जाती है, एक असर्शन एक रीजन, यानी अभिकथन और कारण, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको 4 ऑप्शन देते हैं, पहले ऑप्शन दिखा देता हूं फिर क्वेश्चन समझाऊंगा, तब समझ में आएगा जल्दी से। इन्होंने क्या बोला है? ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन का मतलब है आर गलत है, ठीक है। क्या? आर गलत है। ओनली आर इज करेक्ट, यानी कि ए गलत है। मतलब ये 2 सेंटेंस दे रहे हैं हमको, ये वाला इंग्लिश में है ये यहाँ पे। तो ये 2 सेंटेंस देंगे, उनमें से पहले ये देखो गलत है या नहीं है कोई सा सेंटेंस, वो लॉजिक देंगे, कुछ भी बात बोलेंगे, वो आपको देखना है बस। आपको, आपने पढ़ा हुआ है ना, वो बोलेंगे मान लो कि
बोलेंगे मिनरल में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, अब आपको पता है नहीं मिलती, ऑब्वियस सी बात है, तो वो गलत हो जाती है वो स्टेटमेंट। अब आपसे बोले कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो स्टेटमेंट देखनी है आपको और उसके बाद डिसीजन लेना है कि क्या जो बात उन्होंने बोली वो सही है या फिर वो गलत है। ठीक है, पहले वो छांटना है, दोनों पंक्तियां पढ़नी है, दोनों सेंटेंसेस पढ़ने हैं, उसके बाद में आपको छांटना है। अगर उनमें से कोई सा गलत है, एक सही है, जौन सा सही है वो वाले को चूज कर लेना। अगर दोनों सही हैं तो हमसे यहाँ पे दो लॉजिक आ जाते हैं, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, ध्यान से समझना। दोनों सही हैं, ए बी आर बी, और उसके बाद में बोलते हैं आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, और एक में बोलते हैं आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, यानी कि आर जो है ना, आर यानी कि रीजन, जो ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन है उसमें जो बात कर रहे थे हम, उसके लिए जो कारण, उसका पीछे का कारण, उसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर वो कारण आर में दे रखा है तो वो आर सही एक्सप्लेनेशन है, नहीं दे रखा है तो वो गलत है। ठीक है, भले ही दोनों सही हैं फिर भी, तो फिर हमें डी ऑप्शन लगाना है। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन को, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संतुलित आहार हमें स्वस्थ बनाता है। कितनों को पता है संतुलित आहार आपको स्वस्थ बनाता है? सबको पता है, ठीक है, टिक्का मार देते हैं, मार दिया। संतुलित आहार में भोजन के सभी अवयव सही अनुपात में होते हैं। क्या ये बात सही लग रही है? हाँ सही लग रही है, लग रही है ना सही, कि सारे जो, तभी तो संतुलित आहार में स्वस्थ बनाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले हमें पता लग गया ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो गए काम से, इनका तो कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद में आपको देखना है जो ये पंक्ति है, पहला सेंटेंस है, क्या वो ए वाला जो है आर रीजन सेटिस्फाई कर रहा है? ये हमको बोल रहे हैं संतुलित आहार हमें स्वस्थ बनाता है। अब हम पूछेंगे क्यों बनाता है, क्योंकि उसमें सभी अवयव सही अनुपात में होते हैं, वो बता रहे हैं हमको। तो क्या यही वो कारण है जिसकी वजह से संतुलित आहार हमें स्वस्थ बनाता है? सही बोल रहे हैं ये भाई। तो सोचना क्या है, सी ऑप्शन लगा दो बिना सोचे। ठीक है, सी ऑप्शन। बैलेंस डाइट की बात कर रहे थे हम, बैलेंस डाइट मेक्स अस हेल्दी। ठीक है, पता है सबको। अब ये बोल रहे हैं बैलेंस डाइट में कंटेन ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड इन राइट प्रोपोर्शन, की सही मात्रा में मिलते हैं। तो दोनों पंक्तियां सही हैं, सेंटेंस भी सही है और इसका जो रीजन है वो भी सही है, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन रहेगा। वैसे एक मस्त चीज़ बताता हूँ, ये देखो तुक्के वाली बात है, जिनको कुछ ना पल्ले पड़े, जिनको ये समझ आ जाए कि ये और ये सही है, लेकिन उनको नहीं पता इनका कोई रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, तो आपको एक सिंपल चीज़ जरूर देखनी है सेंटेंस में, कुछ कॉमन वर्ड्स मिलेंगे हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जैसे बैलेंस्ड डाइट दोनों में दे रखी है, संतुलित आहार। ये मैंने जो है ना बहुत सारे पेपर करा चुका हूँ अलग अलग क्लासेज में, और ज़्यादातर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में जब सी या डी में से चुनने की बारी आती है, कॉमन वर्ड 95% चांस होते हैं वो मिलता है आपस में सेंटेंसेस में। ठीक है, हाँ एक आध बार केस उल्टा हो सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ द केस में आपका आंसर उस केस में सही होगा। अगर आपने सेंटेंस का ही पता लगा लिया एक बार सही गलत का, तो आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन वही रहेंगे हमारे। ठीक है, सेम टू सेम ऑप्शन, बस ऊपर नीचे कर दिए। देखो इन्होंने बोला है ए सत्य है और आर असत्य है, यानी कि वही बात है, ए इज करेक्ट, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोला था आर इज नॉट करेक्ट, वही बात बोल रहे थे ना, तभी तो ए को करेक्ट बोल रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे इसको प्रॉपरली जो आंसर बनता था एमसीक्यू के ऑप्शन वो यही बन रहे थे अलग अलग पेपरों में, ये वालों में इन्होंने थोड़ा सा लोचा कर दिया, कोई बात नहीं, चलता है। कपास गर्म मौसम में पहनने के लिए आरामदायक है। गर्म मौसम यानी कि आप गर्मियों में किसका कपड़ा पहनते हैं? कॉटन का कपड़ा पहनते ना? हाँ सही बात है। कपास पसीने को सोख लेती है, तो क्या कपास जो है पसीने को सोख लेती है? तो क्या लगता है आपको, सोखती है या फिर नहीं सोखती है? तो अब देखते हैं, कपास गर्मियों में पहनने के लिए भी बढ़िया है, पसीने को भी सोखती है, तभी तो गर्मियों में पहनते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि वो पसीना नहीं आने देती बाहर। तो यही तो इसका कारण है, कारण भी सही दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं, कॉटन इज कंफर्टेबल टू वियर इन हॉट ह्यूमिड वेदर। ठीक है, नमी वाला या गर्मी वाला जो मौसम है उसमें हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में नहीं पहनते ना क्योंकि ठंडे लगते हैं फिर वो। कॉटन अब्जॉर्ब स्वेट, पसीने को सोख लेता है, इसीलिए हम गर्मियों में कपड़े पहनते हैं कॉटन के, है ना। कारण इन्होंने दिया है हमको, कारण बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सभी संसाधन, ऑप्शन वही है, सेम टू सेम रहेंगे, ऑप्शन नहीं बदलते इनमें। सभी संसाधनों को प्रबंधित करने की आवश्यकता है, सभी संसाधन सीमित हैं,
तो क्या ये आपको बातें सही लग रही हैं? देखो पहले तो ये देखो सभी संसाधन सीमित है। देखो इंग्लिश में भी कर लेते हैं, ऑल रिसोर्सेज आर नीड टू बी मैनेज, सभी रिसोर्स को मैनेज करने की ज़रूरत है। क्या लगता है ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि हम मतलब बर्बादी बहुत कर रहे हैं। ऑल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सभी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। बिल्कुल, ये भी बात इनकी सही है। अब ये देखो, ये दोनों बातें इन्होंने सही बोल दी। अब आप ये देखो कि क्या ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है, ये वाला, दोनों सही तो मिल गए हमको। अब ये देखना ऊपर वाला सेंटेंस का लॉजिक ये है या फिर नहीं है। ऑल रिसोर्सेज आर नीड टू बी मैनेज, सभी संसाधनों को मैनेज करने की ज़रूरत है। लेकिन क्यों? क्योंकि सभी संसाधन सीमित है, इसीलिए ज़रूरत है। कारण तो यही है ना इसके पीछे का, तो ये भी इसकी सही व्याख्या करता है। यानी कि इन्होंने इतना दिमाग लगाया, सेम टू सेम ही बना दिए सारे। मतलब ये क्वेश्चन का जो है ना आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना। और मैंने जुगाड़ बता दिया सी और डी ऐसे वाले ऑप्शंस में से छांटने के लिए। इसमें भी देखो ऑल रिसोर्सेज दोनों में कॉमन है, ऊपर वाले में भी सेम आया था हमारा, ऊपर वाले में भी देखो कपास और कपास दोनों में सेम है। ऐसे वर्ड सेम मिलता है मेजोरिटी ऑफ द केसेज में, जो कि मैंने ऑब्जर्व करा है। इसीलिए बता रहा हूँ जिनको फालतू दिमाग जिनसे ना लगाया जाए। चलो अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी के अंदर जो है ना थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे वृद्धि शब्द को परिभाषित कीजिए, डिफाइन टर्म ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? तो यहाँ पे आपको सिंपल सा देखो, एक चीज़ और होती है यहाँ पे, आपको जो है ना क्या करना है, कितना लंबा आंसर लिखना है। इसके लिए आपको जो आंसर लिखोगे आंसर शीट में, वो 2 नंबर के में 2 से 3 लाइनें लिखनी होती है, 2 से 3 लाइन। ऐसा नहीं है कि पूरा अनसीन पैसेज बना के आ रहे हो वहाँ पे। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, वृद्धि शब्द को परिभाषित कीजिए, तो कैसे परिभाषित करेंगे? और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर उदाहरण दे सको किसी क्वेश्चन में ऐसे परिभाषा वाले में, तो बेटर रहता है, नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वृद्धि शब्द को परिभाषित कीजिए, तो हम लिखेंगे वृद्धि शरीर के आकार या भौतिक आयामों में विकास शरीर के आकार या भौतिक आयामों में वृद्धि को इंगित करता है, जैसे ऊंचाई, वजन और शरीर के अनुपात में परिवर्तन, उसे ही तो वृद्धि कहते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है, इस तरीके से आपको लिखना, छोटा सा आंसर, बड़ा नहीं लिखना। इंग्लिश में भी करा देता हूँ टर्म ग्रोथ को, तो ग्रोथ इंडिकेट्स इंक्रीज इन बॉडी साइज और फिजिकल डायमेंशन लाइक चेंजेस इन हाइट, वेट एंड बॉडी प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनके आंसर लिखने, छोटे छोटे आंसर। विकास शब्द को परिभाषित कीजिए, विकास में भी वैसा ही लिखना है। विकास का तात्पर्य है मनुष्य के जीवन भर के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास से है। बस हो गया आपका, 2 नंबर टीचर आपको देगा। ठीक है, ये मत सोचना कि देगा नहीं, देगा वो आपको। डिफाइन द टर्म डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रेफर टू बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग थ्रू हिज और हर लाइफ स्पैन। तो पूरी जीवन भर के अंदर जो उसने करा है वो चीज़ें। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे आंसर लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि भसड़ उतार रखी है पेपर में, पता नहीं क्या क्या टेप के आ रहे हो। तो आपको सिंपल और प्यारा सा आंसर लिखना है। अब देखो आप सोच रहे हो सर आप सारे आंसर कराओगे ऐसे, देखो मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको याद रहेगा? मैंने 10-12 करा दिया यहाँ पे क्वेश्चन, याद रहेंगे आपको? बिल्कुल नहीं रहने वाले भाई, कोई सेंस बनता नहीं है इस चीज़ का। मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड होगा, आंसर की में जाना, याद कर लेना। ठीक है, पहले मैं देखो आपको एक मस्त चीज़ रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका सिलेबस पूरा हो रखा है, ठीक है, अगर सिलेबस पूरा हो रखा है, पहले आप पूरे पेपर को सोल्व करो। यानी कि अपनी कॉपी में पूरे पेपर, जैसे मान लो तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, आपको पेपर में लिख देना है, उसके बाद में उसको आपको आंसर की से मैच करना है, और आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया होगी इसी तरीके से। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है आपकी तैयारी बढ़िया करने का। और पिछले सालों के पेपर वगैरह भी कर लेना साथ में, जो कि आपको ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। अब यहाँ पे ऐसे आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन देंगे। उसके बाद आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी आपको जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चन देंगे। अब 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या रहता है, थोड़ा सा बड़ा लिखना होता है। थोड़ा से बड़े का मतलब है 3 से 4 लाइनें। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 22वां क्वेश्चन है, गृह विज्ञान लड़कों और लड़कियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, 3 कारण देकर अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। 3 कारण देने, जब भी ये आपसे पूछे गिनतियों में हमेशा पॉइंट की तरफ भाग जाना। 3 पॉइंट बनाने हैं आपको जिसमें ये चीज़ें बताई जाएँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, लंबाई के आधार पर रेशे कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए हैं देने हैं। अब यहाँ पे ये मस्त चीज़ है, आपको जो है उदाहरण है उनके नंबर अलग रहेंगे, और जो है जो उदाहरण के अलावा ये डेफिनेशन है जैसे, ठीक है, 2-2 उदाहरणों के नंबर 2 हैं यहाँ पे, 1 नंबर इस डेफिनेशन का। तो लंबाई के आधार पर रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है स्टेपल फाइबर, दूसरा है फिलामेंट फाइबर। अब स्टेपल फाइबर के 2 एग्जाम्पल, कॉटन, वूल। फिलामेंट फाइबर के एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है सिल्क और नाइलॉन। वैसे ही जो अगर हिंदी में मैं बताऊँ आपको, तो हिंदी में आपका रहेगा यहाँ पे लंबाई के आधार पर रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्टेपल फाइबर, कपास और ऊन। दूसरा है फिलामेंट फाइबर, रेशम और नायलॉन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर है। और छोटा सा आंसर लग रहा हो आपको कि सर 3 नंबर दे देंगे टीचर, बिल्कुल देंगे टीचर आपको 3 नंबर। इतना सा ही लिखना होता है। आप पता नहीं क्या क्या टेप के आ जाते हो वहाँ पर, फिर सोचते हो टीचर ने नंबर नहीं दिया, क्योंकि आपने वहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन है ना, आपको बस ये करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है सीधा सीधा उसका आंसर लिख दो। फालतू बकवास ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन क्वेश्चंस में, इन पेपरों में। उसके बाद आएगा सेक्शन डी, जो कि बड़ा क्वेश्चन होगा, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी जो है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे आसानी से सोल्व करने में। 30 क्वेश्चन आएंगे और ऑप्शन आपको बहुत सारे दिए जाएंगे। और अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो हमको इस सब्जेक्ट के, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। उसके लिए आपको बस कमेंट करनी है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो होम साइंस के। ठीक है, और अपना मीडियम साथ में ज़रूर कमेंट करना कि मैं हिंदी मीडियम में चाहिए आपको या फिर इंग्लिश मीडियम में चाहिए। अब ये तो हमारा था पूरा पेपर जिसका मैंने सॉल्यूशन करा दिया है, एमसीक्यू करा दिए। जो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं पहली बार हरियाणा बोर्ड में, वो भी मैंने आपको समझा दिए। बाकी ये जो पेपर जो क्वेश्चन बच गए हैं आपके, इनके लिए आपको आंसर की डाउनलोड करनी है। सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको ये मतलब ऐसे बताता रहूँ कि भाई ये लो आंसर, ये बता दिया मैंने सब कुछ, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उस चीज़ का। उससे आपको देखो बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप कर क्या रहे हो फिर यहाँ पे, है ना, वो भी दिक्कत है ना। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाह रहा बिल्कुल भी। अब देखो आपको आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है। गूगल पे जाना है, ब्राउजर होगा आपके पास में, वहाँ पे नाम लिखना है CCL चैप्टर, मैंने लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर ही एक वेबसाइट आएगी CCL चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे इसको खोल लेना है। उसके बाद में आपको देखो मैं बता देता हूँ कहाँ पर क्या क्या मिलेगा। अगर आपको बुक्स के सॉल्यूशन चाहिए वो यहाँ पे मिलेंगे, अपना मीडियम चूज़ कर लेना। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए फाइनल एग्जाम के लिए, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे। अगर आपको जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने प्रीवियस ईयर वाले, वो यहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर डिजाइन, यानी कि आपके क्वेश्चन में कितने पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, वो सारी चीज़ें देखनी है तो यहाँ से मिल जाएगी। और अगर आपको सैम्पल पेपर विद आंसर की डाउनलोड करनी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। अब मैं आपको सैम्पल पेपर की तरफ ले चलता हूँ कि सैम्पल पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है, वो दिखा देता हूँ। सेम प्रोसेस बाकियों में भी रहेगा, जो भी चीज़ आपको डाउनलोड करनी है। देखो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में जाना है। उसके बाद में अपना बोर्ड चूज़ करना है, हमारा बोर्ड है HBSC हरियाणा बोर्ड। अब उसके बाद में नीचे आना है और यहाँ पर आपकी क्लास है कौन सी है, 9th को चूज़ कर लेना है। और ध्यान रखना 2024 वाला। ठीक है, उसके बाद हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, जो भी हमारा साइंस सब्जेक्ट था, होम साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होम साइंस का जो है आपको पेपर भी मिल जाएगा और आंसर की भी मिल जाएगी। सब कुछ फ्री में है, आराम से डाउनलोड करो और इन्जॉय करो। ठीक है, आंसर की डाउनलोड करोगे वहाँ पे आपको दोनों मीडियम में एक ही PDF है वो आंसर की। हिंदी मीडियम, पहले इंग्लिश मीडियम में आंसर की है उसमें, उसके बाद नीचे हिंदी मीडियम में भी आंसर की हमने प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, ये इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है, मतलब जैसे होता है ना रिफ्रेशर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक मैं आपको PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसके अंदर आपको सिर्फ वो PDF करनी है और आपकी तैयारी फाइनल एग्जाम के लिए बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। अगर वो आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी प्रीमियम स्टडी मटेरियल में। ठीक है, ये पेड तरीका, यहाँ पे पेड है ये चीज़ें, बाकी सब फ्री है जो भी आपको चीज़ें बाकी डाउनलोड करनी हो। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल पर आने वाले हैं। फाइनल एग्जाम के से पहले आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सभी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो जो सब्जेक्टों के चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हमें पता लगता रहे कि आपको ये सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उस हिसाब से हम आपकी तैयारी अच्छे से करा सकें। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।